नमस्कार। आज के इस शो में साइंस की कुछ यादों को हम जानेंगे। हम जानने वाले हैं अपोलो 11 मिशन के बारे में। ये वही मिशन है जब 1969 में अमेरिका के नासा द्वारा मून मिशन के लिए यानी चंद्रमा पर लैंड करने के लिए भेजा जाने वाला एक मिशन था। इस मिशन के बारे में बता दूं कि अमेरिका के फ्लोरिडा से जो स्पेस स्टेशन है यानी स्पेस सेंटर है, वहां से 16 जुलाई 1969 को ये अपोलो 11 मिशन को रवाना किया जाता है सैटर्न भी रॉकेट के द्वारा। जब ये लॉन्च होता है वहां के फ्लोरिडा से, तब ये पृथ्वी की ऑर्बिट में जाने के बाद लगभग 1.5 चक्कर ये लगाता है और 1.5 चक्कर के बाद ये पृथ्वी की ग्रेविटेशन को यानी गुरुत्वाकर्षण को चीरते हुए अंतरिक्ष में निकल जाता है। इस विमान के बारे में बता दूं कि इसमें 3 यात्री यानी 3 एस्ट्रोनॉट्स शामिल थे। पहला नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा बज एल्ड्रिन और तीसरा माइकल कॉलिंस। ये तीनों यात्री मंगल पर कदम रखने के लिए रवाना 16 जुलाई को ही हो गए थे। और जब फ्लोरिडा से इनको रवाना किया गया था, उस समय भारतीय टाइम के अनुसार समय लगभग 7 हो रहे थे, यानी शाम 7 बजे की घटना है। जब ये लोग अंतरिक्ष की ओर रवाना हुए 16 जुलाई को, तो महज 4 दिन की यात्रा में यानी 20 जुलाई को ही वो मून पर लैंड कर जाते हैं। यानी सैटर्न वी रॉकेट की पावर देखिए कितनी बेहतरीन थी और मून मिशन का भी सारे उपकरण भी कितने बेहतरीन थे। महज 4 दिन के सफर के बाद वो चंद्रमा पर रात्रि 2 बजे भारतीय टाइम के अनुसार रात्रि लगभग 2 बजे वो लोग चंद्रमा पर लैंड कर जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें उस विमान में 2 पार्ट्स थे, एक कमांड मॉड्यूल और दूसरा हमारा लूनर मॉड्यूल था। कमांड मॉड्यूल को हैंडल करने वाले माइकल कॉलिंग थे और लूनर मॉड्यूल को हैंडल करने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे और बज एल्ड्रिन थे। ये दोनों लोग चंद्रमा की ओर रवाना हो गए चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद। लेकिन माइकल कॉलिंग जो थे वो अपने कमांड मॉड्यूल में ही चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। वो इसलिए चक्कर लगा रहे थे कि जब लूनर मॉड्यूल को लेकर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन पहुंचते हैं चंद्रमा की सतह पर, तो उस बीच में जो भी गतिविधियां होंगी उन गतिविधियों को माइकल कॉलिन यानी कमांड मॉड्यूल के माध्यम से कैप्चर करेंगे और वहां से चंद्रमा की ऑर्बिट से घूमते हुए माइकल कॉलिन अकेले चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमते हैं और वहां से घूमते हुए पृथ्वी के नासा को मैसेज करेंगे कि हालातें क्या थी। यानी इतने सारे काम होते हैं और उसके बाद रात्रि 2 बजे नील आर्मस्ट्रांग क्या करते हैं, अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर लैंड करते हैं। एक पल के लिए संपर्क जो था इसरो से एक पल के लिए जो संपर्क था नासा से वो टूट गया था। लेकिन कुछ समय के लिए अब लगा कि ये संपर्क सिद्ध होने वाले नहीं है, यानी कि इंप्रूव होने वाले नहीं है। और जो उसमें ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई थी, कंप्यूटर्स लगे हुए थे, जो सेंसर्स लगे हुए थे, वो खुद ही विमान को ऐसी जगह पर ले जाकर लैंड कर रहे थे जहां पर पूरी तरीके से गड्ढे और पथरीली जगह थी चंद्रमा पर। नील आर्मस्ट्रांग नासा को मैसेज करते हैं कि हमारा जो विमान है चंद्रमा के उस हिस्से की ओर जा रहा है जहां पर पथरीली और ज्यादा गड्ढे वाली स्थान है, जहां पर हमारी विमान क्रैश भी कर सकती है। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि नील आर्मस्ट्रांग आप अपने मुताबिक देख लीजिए, नहीं तो हमारी राय ये रहेगी कि चंद्रमा पर जाना खतरनाक साबित हो सकता है, आप वहां से लौट जाएं। नील आर्मस्ट्रांग हिम्मत बांधते हुए कहते हैं कि जब हम चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर गए हैं तो अब चाहे जिंदगी रहे या ना रहे, अब तो चंद्रमा पर कदम रख कहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने विमान का कमान संभाल लिया और बड़े ही सुरक्षित रूप से उन्हें चंद्रमा पर लैंड करा दिया। जब नील आर्मस्ट्रांग ने एक स्पेसिफिक चंद्रमा की जगह पर यानी नॉर्थ पोल पर जब लैंड कराए, उस लैंड वाले जगह को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जगह का नाम दिया गया।
और वहां पर वेट करने के बाद जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी लूनर मॉड्यूल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि चंद्रमा की जो वादियां हैं, जो वातावरण है, बहुत ही भयंकर और आसमान पूरी काली और चंद्रमा की मिट्टी बिल्कुल पाउडर की तरह हल्की हल्की नम एकदम बैठे हुए। किसी प्रकार से हिम्मत को बांधते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने ईगल से बाहर निकलते हैं। मैं आपको बता दूं, ईगल लूनर मॉड्यूल को कहा गया था, जो लूनर मॉड्यूल चंद्रमा पर लैंड करने वाला था, उसी का नाम ईगल था। जब उससे वो बाहर निकलते हैं तो नासा के वैज्ञानिकों ने उनसे कहा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये उतरना घातक साबित हो सकता है। हम नहीं जानते कि चंद्रमा की हालात क्या है, यहाँ की वादियां कैसी है, यहाँ के वातावरण कैसे हैं और इसकी मिट्टी कितनी प्योर है, कितनी ठोस है, हम नहीं जानते। क्या पता आप कदम रखेंगे तो आपका पैर मिट्टी में धंस भी सकता है। क्या पता आपको बहुत बेजोड़ झटके लग सकते हैं। और चंद्रमा की जो ग्रेविटी है पृथ्वी के मुकाबले अगर बात किया जाए तो 1/6 के रेशियो में एवरेज में है, यानी कि पृथ्वी के मुकाबले वहां पर ग्रेविटी बहुत ही कम है। तो हम नहीं तय कर सकते हैं कि आपकी हालातें कैसी होगी। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा की बात ना सुनते हुए अपना कदम ईगल से नीचे की ओर रखते जाते हैं और जब अपना कदम लास्ट सीढ़ियों पर रखते हैं तो कुछ पल के लिए खड़े हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या पता मैं पैर रखूं या ना रखूं। अगर मैं रख भी दिया तो मालूम नहीं मैं कहां पर फेंकाऊंगा या कहां उड़ जाऊंगा या कहां मैं खो जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम। और बज एल्ड्रिन उस ईगल के अंदर बैठे ही ये सारी चीजें सोच रहे थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के सर पर तो कुछ और ही सवार था। उनको जिंदगी से ज्यादा प्यारा मूनवॉक था और इसलिए नासा के माना करने के बावजूद भी वो चंद्रमा पर पहली कदम रख भी देते हैं। जब वो भारतीय टाइम के अनुसार रात्रि 2 बजे वो लैंड करने के बाद जब कदम अपने रखते हैं, उनके रखे हुए कदम को देखकर बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर लैंड करने की कोशिश करते हैं और अंततः लैंड वो भी करते हैं। और दोनों लोग मिलकर लगभग 2.5 घंटे चंद्रमा पर पैदल वॉक करते हैं। उस पैदल वॉक में उन्होंने बहुत सी मुसीबतें झेली। वो ठीक ढंग से चल भी नहीं पाते थे और चंद्रमा की जो मिट्टी थी बहुत ही पाउडर की तरह फिसलन थी और फिसलन थी उनकी वजह से वो फिसलते जा रहे थे और वो गिरते जा रहे थे और उनकी मास भी 0 हो गई थी वहां पर, जिस वजह से चंद्रमा पर चलना बड़ा ही मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन 2.5 घंटे तक पैदल वॉक करने के बाद वो दोनों फिर से अपने ईगल में प्रवेश करते हैं। लेकिन बहुत सी सीक्रेट और बहुत सी रहस्यमय बातें उन्होंने अपने दिमाग में रखा जिसको वो नासा के साथ शेयर करने वाले थे। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि सारी घटना अमेरिका में लाइव टेलीकास्ट वहां के नासा दिखा रही थी, यानी कि सारी ये घटना अमेरिका के सभी लोग नासा में बैठे और अमेरिका के शहरों में भी हर चौक चौराहे पर ये लाइव स्टेशन कर दिया गया था, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग की और बज एल्ड्रिन की सारी गतिविधियां पूरे अमेरिकन देख पा रहे थे, वो भी लाइव। जब वहां से 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद अपने मॉड्यूल में पहुंचते हैं तो वहां से पहुंचने के बाद बहुत सी सामग्री, बहुत से टेक्निकल उपकरण चंद्रमा पर ही छोड़ देते हैं ताकि कुछ वजन हमारे लूनर मॉड्यूल के लिए यानी ईगल के लिए कम हो, जिसको फिर अंतरिक्ष में ले जाकर कमांड मॉड्यूल से जोड़ने में ईंधन की बचत हो। और इसलिए बहुत सी सामग्री वहां चंद्रमा पर ही छोड़ देते हैं और 13 घंटे के बाद भारतीय टाइम के अनुसार लगभग रात्रि 11:15 बजे वो लोग अपनी ईगल को लेकर और ईगल की वो भी ऊपरी हिस्से को लेकर यानी निचले हिस्से को छोड़कर जिस पे पहिए लगे हुए थे उसको छोड़कर वो लोग फिर अंतरिक्ष की ओर अपनी थ्रस्टर ईंधन को ओपन करते हैं और फिर अंतरिक्ष की ओर रवाना होते हैं। और जब रवाना होते हैं तो भयंकर एक आग उत्पन्न होती है और माइकल कॉलिंग चंद्रमा के ऑर्बिट में ही कमांड मॉड्यूल के साथ चक्कर लगा रहे थे और वो एंगल मिला रहे थे कि कब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी ईगल लेके आएंगे
और ईगल तथा लूनर मॉड्यूल यानी ईगल तथा लूनर मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल को एक साथ अटैच कर दिया जाएगा और तीनों यात्री मिलकर इस सेलिब्रेशन को अंतरिक्ष में ही खुशियां मनाएंगे। और हुआ ऐसा ही, वो लोग फिर अंतरिक्ष में यानी चंद्रमा के ऑर्बिट में ही अपनी लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल के साथ अटैच करते हैं और तीनों यात्री एक दूसरे को गले मिलते हैं। और 24 जुलाई 1969 को वो फिर क्या करते हैं, पृथ्वी पर लौट जाते हैं। और जब ये लौटते हैं तो उस समय शाम 5 साढ़े 5 बजे के आसपास की घटना है। जब वो लौटते हैं तो प्रशांत महासागर में अपने विमान की कैप्सूल को गिराते हैं। वो इसलिए गिराते हैं क्योंकि जब हमारा कैप्सूल वो लौटेगा, जब वो उनका कैप्सूल लौटेगा तो कैप्सूल किसको बोला जाता है मैं ये भी बता दूं, जो लौटता हुआ विमान का हिस्सा होता है जो डायरेक्ट पृथ्वी के पानी में लैंड करता है, उस विमान के छोटी सी हिस्सा को कैप्सूल बोला जाता है और वो कैप्सूल प्रशांत महासागर में लैंड करा देते हैं। अब आप कहिएगा प्रशांत महासागर में क्यों, तो मैं बता दूं कि कैप्सूल का कोई पहिया और कोई उसका एयर बेस नहीं होता है जहां पर वो उतार सकते हैं। वो सीधा जंप करेगा और जो कि ब्लास्ट भी कर सकता है क्योंकि प्रणोदक ईंधन इस्तेमाल होता है, बड़ी हाई क्वालिटी ईंधन इस्तेमाल होता है। इसलिए पानी में लैंड किया जाता है ताकि पानी से उसका ईंधन ऑफ हो सके और उनका जीवन बचाया जा सके। और जिस प्रकार से ये लोग रवाना हुए 16 को, 20 जुलाई को पहुंचते हैं और 24 जुलाई को लौट भी जाते हैं। इस प्रकार से हम समझते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से इनकी यात्रा बहुत ही कठिन रही। और इसके बारे में और भी जानकारी मैं वापस लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर के साथ। राज कुमार को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।